अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है सोलर सिस्टम, इट्स प्लैनेट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सोलर सिस्टम is the gravitationally bound system comprising the sun, planets and all other objects that orbit around sun। यानी सोलर सिस्टम या निज़ाम शमसी से मुराद वो सिस्टम है जिसको सन ने अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बाउंड किया हुआ है, और इसमें जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में। सूरज इसके सेंटर में लाई करता है और द ओनली स्टार ऑफ दिस सिस्टम, एक वाहिद सितारा इस निज़ाम में। रिमार्केबल रेगुलरिटीज ऑफ सोलर सिस्टम में, इस सोलर सिस्टम में गैर मामूली रेगुलरिटीज पाई जाती हैं और वो इसकी एग्जिस्टेंस से उसके ओरिजिन से एग्जिस्ट कर रही हैं इसी तरीके से इसमें जब से ये वजूद में आया है। और ये रेगुलरिटीज इस बात की निशानदेही है कि ये सारा सिस्टम एक ही वक्त में वजूद में आया। ऑर्बिट्स, नंबर 1, ऑर्बिट्स ऑफ द all the planets are almost in the same plane। जितने भी प्लैनेट्स हैं या सितारे हैं उनके जो ऑर्बिट्स हैं वो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ अलाइन है, यानी कि उनको अगर मिलाया जाए तो एक डिस्क शेप फॉर्मेशन बनेगी। द प्लैनेटरी ऑर्बिट्स आर नियरली सर्कुलर, एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं है बल्कि स्लाइटली एलिप्टिकल हैं ये ऑर्बिट्स, सारे ऑर्बिट्स। The orbits of the planets are nearly in the same plane as the rotation of the sun। rotation of the sun के साथ भी ये align है। All planets revolve around the sun in a counter clockwise direction। इनकी direction of movement भी सेम है, अपने orbits में जो ये move कर रहे हैं ये counter clockwise direction यानी कि घड़ी की सुइयों के मुखालिफ सिमत वाली डायरेक्शन में ये move कर रहे हैं। The mean distance of the planets from the sun increases in the same proportion। जैसे आप सन से दूर जाते जाएं तो प्लैनेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाता है और वो सेम प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज होता जाता है। The satellite system of the Jupiter and Saturn are nearly identical। अब इस सिस्टम में जो दो सबसे बड़े प्लैनेट्स हैं जुपिटर और सैटर्न, इनके आगे फिर नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। वो नेचुरल सैटेलाइट इसी तरीके से अरेंज है जिस तरह सोलर सिस्टम खुद अरेंज है, यानी सोलर सिस्टम के गिर्द जिस तरीके से प्लैनेट्स अरेंज हैं इसी तरह जुपिटर और सैटर्न के गिर्द उसके जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो अरेंज हैं। इसके बाद ये सोलर सिस्टम के डायग्राम्स हैं। ऊपर वाली डायग्राम आपको नजर आ रही है एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है जो हमें बुक्स में नजर आती है कि सोलर, जिससे हमें लगता है कि सोलर सिस्टम इस तरीके में गया है, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है। एक्चुअल जो उसकी शेप बनती है वो ये बनती है जो नीचे वाले डायग्राम में शो की गई है। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम है। तो सोलर सिस्टम में सेंटर में सन है जो कि स्टार है। उसके बाद 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये 8 प्लैनेट्स हैं। इसके बाद डॉर्फ प्लैनेट्स यानी कि स्मॉल प्लैनेट्स हैं जिसमें सेरेस, मैकमैग, एरिस, प्लूटो वगैरह हैं। इसके बाद 178 नॉन मून्स हैं यानी कि नेचुरल सैटेलाइट्स या मून्स, जिस तरह अर्थ का एक मून है इस तरह बाकी प्लैनेट्स के भी मून्स हैं जिनकी टोटल तादाद 178 है। फिर कॉमेट्स हैं या दुमदार सितारे जिन्हें कहा जाता है, 3319 नॉन कॉमेट्स हैं इस सिस्टम में। उसके बाद एस्टेरॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट है जिसमें बड़ी तादाद में एस्टेरॉइड्स या शहाब साकब पाए जाते हैं जिनकी तादाद 6,70,000 से ज्यादा है। ये सारे मेजर कंपोनेंट्स हैं इस सोलर सिस्टम के। अब इन सोलर सिस्टम की दो मेजर कैटेगरीज हैं इन
दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। एक को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हम कहते हैं, दूसरे को हम जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। द फर्स्ट फोर प्लैनेट्स मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। Terrestrial planets have high densities. There is a thin or no atmosphere, rotate slowly, or rocky materials such as silicates, iron, and nickel of high melting points, poor in ices. ये इनकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनर प्लैनेट्स की। फर्स्ट फोर प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं और ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ हम इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। टेरा लैटिन वर्ड है जिसको का मतलब अर्थ है, तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मीन अर्थ लाइक प्लैनेट्स, क्योंकि इन प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थ से मिलती जुलती हैं, यानी कि ये सॉलिड प्लैनेट्स हैं। जिस तरह अर्थ सॉलिड है, इस तरह ये रॉकी प्लैनेट्स हैं। हाई डेंसिटीज हैं इनकी, एटमॉस्फेयर इनका थिन एटमॉस्फेयर है जिस तरह अर्थ का एटमॉस्फेयर है। इस तरह रोटेशन इनकी स्लो है। ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनर प्लैनेट्स, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की। उसके बाद जो अगले चार प्लैनेट्स हैं इनको हम जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है। और ये गैसियस प्लैनेट्स, ये गैसियस जायंट्स कहलाते हैं क्योंकि ये गैसों का मजमुआ है और ये रॉकी या सॉलिड प्लैनेट्स नहीं है। और ये कंपोज्ड ऑफ गैसेस, उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन गैसेस शामिल हैं। जोवियन प्लैनेट्स हैव लो डेंसिटीज। इन्हें आउटर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। इनकी डेंसिटी लो होती है, थिक एटमॉस्फेयर है, इनका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिक है। रोटेट रैपिडली, रोटेशन इनकी जो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहे हैं वो तेजी से हो रहे हैं। मैनी नेचुरल सैटेलाइट्स, इनके जो मून्स हैं इनकी तादाद ज्यादा है। फ्लूइड इंटीरियर्स रिच इन आइस, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंटीरियर इनका या इनर पार्ट्स या इनर कोर जो है वो लिक्विड गैसेस पर मुश्तमिल होती है। ये इनर और आउटर सोलर सिस्टम को भी हम इनर और आउटर में डिवाइड करते हैं। ये जो आपको शो किया गया है ये इनर सोलर सिस्टम है। जुपिटर और उसके अंदर का जो एरिया है ये इनर सोलर सिस्टम कहलाता है, जिसमें ये चार प्लैनेट्स मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स आता है और उसके बाद एस्टेरॉयड, इसके गिर्द एक एस्टेरॉयड बेल्ट आता है, एक रीजन आता है जिसमें बड़ी तादाद में एस्टेरॉयड्स या शहाब साकुब पाए जाते हैं। उस रीजन को एस्टेरॉयड्स बेल्ट कहते हैं। तो ये जुपिटर और उसका जो ऑर्बिट है उसके अंदर अंदर का जो रीजन है वो इनर सोलर सिस्टम कहलाता है, जबकि ये आउटर सोलर सिस्टम कहलाता है, जिसमें जुपिटर के ऑर्बिट के बाहर का एरिया है, जिसमें सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो का रीजन आ जाता है। और उसके बाद फिर कुइपर बेल्ट आ जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये सैडना शो किया गया। सैडना इज द मोस्ट डिस्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स येट डिस्कवर्ड इन दिस सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम का अब तक का जो सबसे दूर पाए जाने वाले जो ऑब्जेक्ट है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, वो सैडना है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट्स हैं, जिसमें फर्स्ट है मरकरी, इसको हम फास्टेस्ट प्लैनेट कहते हैं, तेज तरीन प्लैनेट, क्योंकि इसकी मूवमेंट बहुत फास्ट है। 47.8 किलोमीटर पर सेकंड की ऑर्बिटल स्पीड है इसकी। और ये स्पीड ऐसी है कि जैसे स्पीड ऑफ द बुलेट, एक बुलेट की स्पीड होती है, उस स्पीड से ये अपने ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है। डायमीटर इसका अप्रोक्सीमेटली 300 माइल्स है। तो साइज के लिहाज से ये छोटा है। स्पीड इसकी बहुत ज्यादा है और ये स्पीड के साथ 88 अर्थ डेज में सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है और 59 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, और अपने एक्सिस के ऊपर जो 59
डेज इसको लगते हैं एक चक्कर मुकम्मल करने में। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि रोटेशन इनकी स्लो होती है, तो अपने एक्सिस के ऊपर जो रोटेट कर रहे हैं ये स्लोली कर रहे हैं। Mercury is derived from the Mercurius. Mercurius is a messenger of the god in Roman mythology. Roman mythology में Mercurius messenger of the god है, उसी के नाम पर इसका नाम मरकरी रखा गया। सेकंड है वेनस, ग्रीन हाउस इन द स्काई। ग्रीन हाउस इन द स्काई इसको इस वजह से कहते हैं कि इसके जो एटमॉस्फेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बहुत ज्यादा है। उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इसके अंदर हीट ट्रैप होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट को ट्रैप करती है, यानी कि हीट उसमें एब्जॉर्ब तो होती है लेकिन हीट उससे बाहर नहीं निकल सकती, जिस वजह से इनर पार्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है, इसी वजह से हम इसको हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम भी कहते हैं। और इसका टेम्परेचर अबाउट 460 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है। इसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो अर्थ साइज और शेप के लिहाज से ये अर्थ के बराबर है, यानी कि इसमें अर्थ में स्लाइट डिफरेंस है, इतना ज्यादा साइज का डिफरेंस नहीं है। और इसका नेम है गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी के नाम पर। वेनस जो है रोमन माइथोलॉजी में तो गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी कहलाता है, उसके नाम पर इसका नाम वेनस रखा गया। वेनस की एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी रेट्रोग्रेड रोटेशन है। रेट्रोग्रेड रोटेशन इज रोटेशन ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये इसकी अहम प्रॉपर्टी है। फिनोमेना कॉल्ड रेट्रोग्रेड रोटेशन, रोटेशन ऑपोजिट टू द अदर प्लैनेट्स, यानी कि अपने एक्सिस के ऊपर ईस्ट से वेस्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है, जबकि बाकी प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हैं। इस पर थर्ड है अर्थ। इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ब्लू प्लैनेट इसको इस वजह से कहा जाता है कि ये स्पेस में ब्लू कलर में नजर आता है। जब इसको स्पेस से देखा जाता है या जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट से जो इसकी पिक्चर ली जाती है उसमें ये ब्लू कलर में नजर आता है। और ब्लू कलर में इसके ऊपर जो अबंडेंट वाटर है उसकी वजह से ये ब्लू कलर में नजर आता है। 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लू नजर आता है। फिर इसका एटमॉस्फेयर है जो कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, और उसकी इसकी सबसे अहम प्रॉपर्टी लाइफ एग्जिस्ट करती है इसके ऊपर। द ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। इसके बाद मार्स, द रेड प्लैनेट, रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पर इसका नाम मार्स रखा गया है, और इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है इसलिए कि ये देखने में रेड नजर आते हैं। और रेड एक इस वजह से नजर आता है कि इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड इसकी सरफेस के ऊपर बड़ी मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये रेड कलर में नजर आता है। इट्स एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका भी एटमॉस्फेयर में बड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिन है, जिसकी वजह से हीट इतनी ज्यादा ट्रैप नहीं होती और टेम्परेचर इसके ऊपर लो ही रहता है, और -70 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका टेम्परेचर है। ये फर्स्ट 4 प्लैनेट्स इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाते हैं, यानी अर्थ लाइक प्लैनेट, सॉलिड और रॉकी प्लैनेट्स। इसके बाद
जुपिटर है, नेक्स्ट प्लेनेट है, लेकिन मार्स और जुपिटर के दरमियान एक और रीजन आता है जिसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, जिसमें बड़ी मिकदार में, बड़ी तादाद में एस्टेरॉयड्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी शार्प साकिब एग्जिस्ट करते हैं। और ये रीजन 15 लाख किलोमीटर वाइड है, और जहाँ पर इस पूरे रीजन में मुख्तलिफ साइज के एस्टेरॉयड्स एग्जिस्ट करते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद नेक्स्ट प्लेनेट जुपिटर आता है, यह फर्स्ट आउटर प्लेनेट, जोवियन प्लेनेट, प्लेनेट दैट इज ऑलमोस्ट अ स्टार। इसकी जो मेजर प्रॉपर्टी ये है कि ये ऐसा प्लेनेट है दैट इज ऑलमोस्ट अ स्टार, जो स्टार की तरह बिहेव करता है। ये है तो एक प्लेनेट, एक सितारा है, लेकिन एक सितारे की तरह बिहेव करता है कि ये ग्लो करता है, जिस तरह स्टार की अपनी रोशनी होती है, स्टार ग्लो करता है, उसमें से रोशनी खारिज होती है, इसी तरह जुपिटर में से भी रोशनी खारिज होती है, और ये एक सितारे की तरह ग्लो करता है, इसमें से रेडिएशन और लाइट खारिज होती है, इस वजह से ये एक स्टार की तरह बिहेव करता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये सबसे बड़ा प्लेनेट है इस सोलर सिस्टम का, साइज के लिहाज से ये सबसे बड़ा प्लेनेट है। इसके बाद सैटर्न है, द वर्ल्ड ऑफ अमेजिंग रिंग्स। सैटर्न इज डिस्क्राइब्ड इन एंशिएंट रिलीजन एज गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, गॉड ऑफ वेल्थ एंड एग्रीकल्चर। और इसकी सबसे जो अहम प्रॉपर्टी है वो इसके गिर्द रिंग्स हैं जो दूर से नजर आते हैं, और वो रिंग्स क्या हैं, वो आइस क्रिस्टल्स हैं जो इसके एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं। आइस क्रिस्टल, आइस फ्रेगमेंट्स और डस्ट पार्टिकल्स हैं मुख्तलिफ किस्म के जो इसके एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके गिर्द रोटेट होना शुरू हो गए, जो हमें रिंग्स की शक्ल में नजर आते हैं। तो ये भी एक गैसियस प्लेनेट है जो मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। दूसरी इसकी अहम प्रॉपर्टी है कि इसकी डेंसिटी सबसे कम है, जितने भी प्लैनेट्स हैं तो उनमें इसकी डेंसिटी सबसे कम है, और इसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है, वाटर डेंसिटी से भी कम है। इस वजह से अगर आप इसको पानी में रखें तो ये पानी के ऊपर तैरना शुरू कर दे लो डेंसिटी की वजह से। इसके बाद यूरेनस है, प्लैनेट दैट सिट्स ऑन इट्स साइड। ये वो ऐसा प्लैनेट है कि जो अपने एक्सिस के ऊपर तकरीबन 90 डिग्री के ऊपर झुका हुआ है। इस वजह से हम इसे कहते हैं कि प्लैनेट दैट सिट्स ऑन इट्स साइड, बिल्कुल एक साइड के ऊपर झुका हुआ है, यानी कि एक्सिस का जो टिल्ट है इसका वो 90 डिग्री है। जो अर्थ का 23.5 डिग्री है, पर अर्थ जो है 23.5 डिग्री के ऊपर झुकी हुई है, ये प्लैनेट 90 डिग्री के ऊपर झुका हुआ है। तो इस वजह से इसके जो एक्सिस है ये इस पॉइंटेड टुवर्ड सन, इसके जो एक्सिस है वो अर्थ की तरफ है, झुका हुआ है। और सर विलियम हर्शल फर्स्ट ऑब्जर्व द यूरेनस ऑन 13 मार्च 1781, मेकिंग यूरेनस द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। ये फर्स्ट प्लैनेट है जिसको एस्ट्रोनॉमर्स ने टेलीस्कोप से डिस्कवर किया। इससे पहले जितने भी प्लैनेट थे उनको नेकेड आई से डिस्कवर किया गया, क्योंकि वो ज़मीन से नज़र आते थे नाइट स्काई में,
वो नजर आते थे, उनको देखा जा सकता था, ऑब्जर्व किया जा सकता था बगैर टेलीस्कोप के। लेकिन ये फर्स्ट प्लेनेट था जिसको टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर किया गया। और उसकी दूसरी अहम प्रॉपर्टी रेट्रोग्रेड रोटेशन है कि रोटेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भी वेनस की तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है अपने एक्सिस के ऊपर। इस बार नेपच्यून, नेपच्यून को मैथमेटिशियंस प्लेनेट भी कहा जाता है। मैथमेटिशियंस प्लेनेट इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसको एस्ट्रोनॉमर्स ने नहीं बल्कि मैथमेटिशियंस ने डिस्कवर किया। जब यूरेनस को जब एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया तो उसके बाद यूरेनस का ऑर्बिट ड्रा किया गया और उस ऑर्बिट के ऊपर उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया गया एस्ट्रोनॉमर्स ने। लेकिन उन्होंने ये फाइंड किया कि वो अपने प्लेनेट को अपने ऑर्बिट को फॉलो नहीं कर रहा, जिस वजह से एस्ट्रोनॉमर्स ने, जिन मैथमेटिशियंस ने इसको ड्रॉ किया, तो उनसे कहा कि ये ऑर्बिट जो ड्रॉ किया गया है ये रॉन्ग ऑर्बिट है क्योंकि प्लेनेट इस ऑर्बिट को फॉलो नहीं कर रहा। जिस पर उन्होंने, जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने ये हाइपोथेसिस डेवलप किया कि हो सकता है कोई प्लेनेट एक्स, कोई अनडिस्कवर्ड प्लेनेट जिसको उन्होंने प्लेनेट एक्स कहा, वो इस सिस्टम में एग्जिस्ट करता हो और अभी तक डिस्कवर ना हुआ हो और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इस प्लेनेट के ऊपर अप्लाई हो रही हो, जिसकी वजह से ये अपने प्लेनेट से डेविएट करता हो। इस तरह 1845 में अर्बेन लीवेरियर ने पेरिस में कैलकुलेशन स्टार्ट की इस हाइपोथेसिस के साथ कि एक प्लेनेट एक्स या अनडिस्कवर्ड प्लेनेट जिसको उसने प्लेनेट एक्स का नाम दिया वो एग्जिस्ट करता है इस सिस्टम में। और उसके बाद उन्होंने उस प्लेनेट एक्स की कैलकुलेशन की और उस प्लेनेट एक्स का ऑर्बिट फाइंड किया और उस प्लेनेट एक्स की पोजीशन कैलकुलेट करके एस्ट्रोनॉमर्स को दी और इस तरीके से एस्ट्रोनॉमर्स ने एक एट्थ प्लेनेट नेपच्यून को डिस्कवर किया विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिशियंस। इस डिस्कवरी के ऊपर रॉयल सोसाइटी ने लीवेरियर को कॉपले मेडल से नवाजा। इन 8 प्लैनेट्स के बाद नेक्स्ट जो रीजन आता है उसको हम कुइपर बेल्ट कहते हैं। कुइपर बेल्ट एक डोनट शेप्ड रीजन है एट द एंड ऑफ दीज प्लैनेट्स, जहाँ पर ये प्लैनेट्स, ये 8 प्लैनेट्स खत्म हो जाते हैं, वहां पर एक रीजन आता है कुइपर बेल्ट का। It is home to the Pluto and most of the known dwarf planets and some comets. इस रीजन में बहुत से ड्वार्फ प्लैनेट्स, ये स्मॉल प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं और कुछ कॉमेट्स एग्जिस्ट करते हैं। कुइपर बेल्ट को 1992 में डिस्कवर किया डेविड जेविट और जेन लू ने इसको 1992 में डिस्कवर किया। ये इस की शेप है इस तरीके से, जहां पर ये 8 प्लेनेट खत्म हो जाते हैं, वहां से जो आगे का रीजन है जो यहाँ पर दिखाया गया है, ये कुइपर बेल्ट है। इस कुइपर बेल्ट में भी बहुत से ऑब्जेक्ट्स, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स या अजराम फल्की मौजूद हैं। ये एक डोनट शेप रीजन है जिसमें डॉर्फ प्लेनेट एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा कॉमेट्स एग्जिस्ट करते हैं इस रीजन में। ड्वार्फ प्लेनेट में जिस प्लूटो है,
इस तरह के बहुत से प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं इस कुइपर बेल्ट में। और इनको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने 2006 में एक नई कैटेगरी बनाकर ड्वार्फ प्लैनेट्स की उनको इसमें शामिल कर दिया गया ड्वार्फ प्लैनेट्स में। और प्लूटो जो इसको इससे पहले जिसको प्लैनेट की कैटेगरी में रखा जाता था उसको उस तरह के कई प्लैनेट्स को प्लैनेट्स की कैटेगरी से निकालकर ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया गया। इस तरह प्लूटो, एरिस और सेरेस जैसे प्लैनेट्स हैं वो अब ड्वार्फ प्लैनेट्स कहलाते हैं जो इस रीजन में एग्जिस्ट करते हैं, कुइपर बेल्ट के रीजन में। प्लूटो इस फर्स्ट मेंबर था इस कैटेगरी का ड्वार्फ प्लैनेट का, जिसको 1930 में डिस्कवर किया गया और इसको इनिशियली एज अ प्लैनेट कंसीडर किया गया, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको इसकी नई कैटेगरी बनाई ड्वार्फ प्लैनेट की और इसको इस तरह के दीगर प्लैनेट्स को ड्वार्फ प्लैनेट में शामिल कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त तक प्लूटो जैसे और भी कई ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर हो चुके थे जिनको या तो प्लैनेट्स में शामिल करना था तो प्लैनेट्स की तादाद बढ़ जाती, लेकिन क्योंकि वो प्लैनेट्स बहुत स्मॉल साइज थे और उस रीजन में बहुत से इस तरह के प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते थे, इस वजह से इनको प्लैनेट्स की कैटेगरी से निकालकर एक नई कैटेगरी बनाएगी ड्वार्फ प्लैनेट्स की, और कुइपर बेल्ट के जितने ऑब्जेक्ट्स थे उनको ड्वार्फ प्लैनेट में शामिल किया गया। इसके अलावा एक और टर्म जो यूज होती है वो प्लूटॉइड्स होती है। इन जून 2008 द IAU created a new category, Plutoids. The dwarf planet category. Plutoids are dwarf planets that are farther from the sun than Neptune. Neptune से beyond Neptune जितने भी हैं इस तरह के dwarf planets वो प्लूटॉइड्स कहलाते हैं। प्लूटो के रीजन में जिस तरह प्लूटो है, निक्स है, हाइड्रा है या शेरोन है जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये प्लूटॉइड्स हैं क्योंकि ये उस रीजन में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर प्लूटो एग्जिस्ट करता है। और इसमें से सेरेस को निकाल दिया गया क्योंकि सेरेस एक ड्वार्फ प्लेनेट है, लेकिन वो एस्टेरॉयड बेल्ट में एग्जिस्ट करता है, इस वजह से उसको प्लूटॉइड्स नहीं कहा जा क्योंकि वो प्लूटो के रीजन में एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि कुइपर बेल्ट में एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि वो एस्टेरॉयड बेल्ट में एग्जिस्ट करता है। ये ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस डायग्राम में शो किए गए। ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स मीन वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो बियॉन्ड नेपच्यून एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें प्लूटो है, एरिस है, होमा है, मैकमैक है, गोंग है, सेडना है, इस तरह के बहुत से ये ऑब्जेक्ट्स हैं, स्मॉल प्लैनेट्स हैं, ये ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जिनको हम प्लैनेट्स नहीं कह सकते। जब ये बड़ी तादाद में डिस्कवर होना शुरू हुए तो इस वजह से फिर एक नई कैटेगरी बनाएगी ड्वार्फ प्लैनेट्स की और इनको ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाने लगा। तो ये सारे वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स लाते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड नेपच्यूनियन, नेपच्यून से बाहर कुइपर बेल्ट में एग्जिस्ट करते हैं। कुइपर बेल्ट से आगे जो रीजन एग्जिस्ट करते हैं उसको हम ऊर्ट क्लाउड कहते हैं, जिसको जॉन ऊर्ट ने डिस्कवर किया। ऊर्ट क्लाउड वो रीजन या वो एक बैलून टाइप ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये पूरा सिस्टम मौजूद है। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको ऊर्ट क्लाउड शो किया गया है। ये कुइपर बेल्ट आपको सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इनके गिर्द ये जो डोनट शेप्ड आपको रीजन नजर आ रहा है ये कुइपर बेल्ट है
और यहाँ पर ये जो बबल आपको नजर आ रहा है ये ऊर्ट क्लाउड, और इस ऊर्ट क्लाउड के सेंटर में जो है ये आपको सोलर सिस्टम नजर आ रहा है। तो ऊर्ट क्लाउड वो रीजन है या वो सर्कुलर शेप रीजन है या बबल है, ये बैलून है जिसके अंदर ये, जिसके सेंटर में ये सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। शुक्रिया स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।